नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में किसान आंदोलन इसको देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 4 प्रमुख किसान आंदोलन को के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, मोपला सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये जितने भी किसान आंदोलन या विद्रोह हुए उसके पीछे रूट कॉज क्या था, उसका कौन से कारण थे। तो जो औपनिवेशिक राजस्व प्रणालियाँ हैं वो इसके पीछे एक प्रमुख कारण था। ये जो जितने भी किसान आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, तो ब्रिटिशर्स की जो राजस्व वसूलने की जो प्रणाली थी वो सबसे प्रमुख कारण था इन किसान आंदोलन के पीछे। तो उस टाइम पर 3 तरीके की जो राजस्व प्रणाली वो प्रचलित थी। सबसे पहला जो है वो स्थायी बंदोबस्त जिसको हम बोलते हैं, दूसरा रैयतवारी व्यवस्था और थर्ड जो है वो महालवारी व्यवस्था है, जिसको एक एक करके हम समझते हैं। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये भारत के कौन से इलाके से कौन से क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, तो ये बंगाल और बिहार वाला जो इलाका है वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसको हम ज़मींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त को हम ज़मींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ज़मींदारी व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1793 में की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था को भारत के कौन से क्षेत्र में लागू किया गया था, तो बंगाल और बिहार वाले इलाका में इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व की जो दर है उसको हमेशा के लिए फिक्स करना था, निश्चित करना था। इस वजह से जो कर की दर है उसको काफ़ी ऊंचा रखा गया था, क्योंकि बीच में किसी भी तरीके का कर में राजस्व के जो दर में परिवर्तन करने का कोई उपाय नहीं था। इस वजह से जो कर की दर है उसको काफ़ी ऊंचा रखा गया था। और इस व्यवस्था में ज़मींदार जो होते थे उनको बिचौलिए के रूप में रखा गया था, जो किसानों से टैक्स लेकर के, किसानों से राजस्व वसूल करके अंग्रेज अधिकारियों को पहुंचाते थे। इस वजह से इसको हम ज़मींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी, जो बंगाल और बिहार इलाके में ये व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरा है रैयतवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो किसान होते थे उनसे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उनसे कर वसूला जाता था। इस वजह से इसीलिए हम इसे रैयतवारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें सीधे तौर पर किसानों से टैक्स वसूला जाता था। इसी वजह से इस व्यवस्था को हम रैयतवारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में कैप्टन रीड और मुनरो नामक व्यक्ति ने की थी। कैप्टन रीड और मुनरो नामक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी 1820 में। यह व्यवस्था भारत के मद्रास, बम्बई वाले इलाके में लागू की गई थी। इसमें सरकार का सीधा संपर्क किसानों से होता था। अत्यधिक कर और कठोर वसूली इसमें शामिल है। तीसरा व्यवस्था है महालवारी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो महाल का मतलब होता है गांव, महाल का मतलब होता है गांव, तो पूरे गांव का सम्मिलित रूप से कर वसूला जाता था। उसमें किसी एक को मुखिया को अपॉइंट करके या मुखिया द्वारा पूरे गांव का इकट्ठा कर वसूला जाता था। इस वजह से इसको हम महालवारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब वाले इलाके में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को पूरे गांव यानी महाल पर सामूहिक कर का दायित्व था इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये जो राजस्व प्रणाली वसूली की जो प्रणाली थी, इसका परिणाम क्या हुआ? ऋणग्रस्तता। जो किसान थे वो कर के बोझ में डूबते चले गए। अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया किसानों को।
तो ये इसका परिणाम था, काफ़ी कठोर इसका परिणाम हुआ। तो आइए अब हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह को। तो चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद जो अपना पहला सत्याग्रह वो चंपारण सत्याग्रह किया, और यहीं से भारतीय राजनीति में गांधी जी का युग की शुरुआत मानी जाती है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो है वो बिहार में एक जगह है चंपारण। इसकी समस्या क्या थी? तो किसानों की समस्या थी तीन कटिया प्रणाली। यहाँ पे ट लिखा गया, तीन कठिया त होगा, तीन कठिया प्रणाली, जिसमें 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा। और किसान नील की खेती के विरोध में थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जो ज़मीन की उर्वरता है वो कम हो जाती थी, और धीरे धीरे उनकी उर्वरता पूरी तरीके से ज़मीन जो है वो बंजर हो जाता था। इस वजह से किसान जो वहाँ के थे इसका विरोध कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है कि उस टाइम पर जर्मनी के जो विद्वान थे उन्होंने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिससे कि भारतीय नील की मांग घट गई थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ बगान मालिकों ने अवैध वसूली को जारी रखा था। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए वहाँ के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया, वहाँ की समस्या से अवगत कराया, और उनको यहाँ पर आकर के किसानों की समस्या को देखने के लिए कहा। इसी के बाद गांधी जी चंपारण आते हैं और वो यहाँ पर सत्याग्रह करते हैं किसानों की समस्या को लेकर के। तो आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह की पहली विजय। तो ये चंपारण जो सत्याग्रह था वो गांधी जी के सत्याग्रह का पहला विजय था, भारत में पहली जीत थी। सत्याग्रह के माध्यम से बिना किसी हिंसा के जीत हासिल की थी एक बड़े पैमाने पर गांधी जी ने। तो गांधी जी वहाँ पर गए, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर उन्होंने जांच किया। गांधी जी ने 8,000 किसानों के बयान दर्ज किए, अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया, और अंततः उन्हें विजय हासिल हुई। तो गांधी जी के दबाव बनाने से क्या हुआ कि अंग्रेज़ी सरकार ने चंपारण अग्रेरियन कमेटी का गठन किया, और चंपारण अग्रेरियन एक्ट 1918 में पारित किया गया। इस एक्ट के तहत जो तीन कठिया प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। तीन कठिया प्रणाली क्या थी कि अपने भूमि के 3/20वें भाग पर नील की जबरन खेती करनी होती थी इन्हें, नील की खेती करनी होती थी, और नील की खेती करने से इनका ज़मीन जो है उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती थी, और अंततः पूरी तरीके से ज़मीन जो है वो बंजर हो जाता था। तो गांधी जी ने यहाँ पर चंपारण में आकर के किसानों की समस्या सुनी और उसको हल भी किया। इसका प्रभाव क्या हुआ? गांधी जी के सत्याग्रह का प्रभाव क्या हुआ? तो अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस मिला। जितने भी अवैध वसूली हुए थे उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस मिल गया। यह भारत में सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो भारत में सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग था। भारत में सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग, इसका मतलब कि पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग करके जीत हासिल हुआ था। यानी कि पहली बार उनके जो औपनिवेशिक जो नीति नियम थे उसका उल्लंघन किया गया था। इससे पहले तक वो लोग सरकार से असहमति जताते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन किया। तो यह भारत में सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग था। तो यह आपका हो गया चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है।
खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों की एकजुटता। तो खेड़ा स्थान कहाँ पे है? गुजरात में। इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कारण क्या था? भीषण अकाल के कारण फसल का बर्बाद होना। तो उस टाइम की जो राजस्व संबंधित जो नियम थे, राजस्व संहिता के अंतर्गत जो नियम था वो यह था कि यदि फसल उत्पादन 25% से कम हो तो पूरा लगान माफ़ होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो उस टाइम पर जो नियम थे, राजस्व वसूली के जो नियम थे उनके सरकार के, कि यदि फसल उत्पादन 25% से कम हो तो पूरा लगान माफ़ होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया। आगे देखते हैं। खेड़ा कर नहीं आंदोलन, नो टैक्स कैंपेन। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसमें टैक्स नहीं पे करने के लिए कहा गया गांधी जी द्वारा। उन्होंने शपथ दिलाई किसानों को कि आपको किसी भी तरीके का कोई कर नहीं देना है, और चाहे सरकार कितना भी दबाव बनाए आप पर। तो इसका संघर्ष के अंतर्गत क्या क्या है? पहला, गांधी जी का आदेश, लगान मत दो। तो गांधी जी ने यह आदेश दिया किसानों को, शपथ दिलवाई कि लगान नहीं देना है आपको किसी भी तरीके का। दूसरा, किसानों ने सरकार की धमकियों और कुर्की के बावजूद भी शपथ ली। तो सरकारों की धमकियों और कुर्की यानी कि जब्ती, उनकी ज़मीनें मवेशियाँ जब्त कर ली जाती थी। कुर्की का मतलब होता है जब्ती। तो इसके बावजूद भी उन्होंने ये शपथ लिया। तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया। तो वल्लभ भाई पटेल का भी इम्पोर्टेंट रोल था इसमें। उन्होंने पूरे किसान को एकत्रित करने, संगठित करने का काम किया। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को एक गुप्त आदेश पारित करना पड़ा, और इस आदेश के तहत यह फैसला लिया गया कि जो केवल सक्षम किसानों से ही कर वसूला जाए, यानी कि जो टैक्स देने में सक्षम है उन्हीं से सिर्फ टैक्स वसूला जाए। एक गुप्त आदेश पारित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। सेकंड जो है, गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दिया गया। तीसरा, यह गांधी जी का गुजरात में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह थे और ये जो खेड़ा सत्याग्रह था, ये इस ये सब आंदोलनों ने इन सब आंदोलनों ने यह दिखा दिया था कि बिना हिंसा का प्रयोग करे भी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगला है थर्ड, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये केरल के मालाबार तट पर। मालाबार तट कहाँ पे है? ये केरल में, यहाँ पे केरल के मालाबार तट पर मोपला जो वहाँ के किसान ये मोस्टली मुस्लिम किसान थे। तो मोपला विद्रोह जो है वो शुरुआत इसकी हुई थी वहाँ के जो लोकल किसान थे और वहाँ के जो ज़मींदार थे जो कि मोस्टली हिंदू थे, उनके बीच में यह विद्रोह शुरू हुआ था। तो विद्रोही कौन थे इसमें? मोपला, मुस्लिम पट्टेदार या किराएदार जो किराए पर खेती करते थे, पट्टे पर खेती करते थे। तो मोपला जो थे मुस्लिम किसान थे जो कि पट्टे पर या फिर किराए पर खेती करते थे। इसका विरोध क्यों किया गया? विरोध जो हिंदू ज़मींदार थे जिन्हें जन्मी, इसका विरोध हिंदू ज़मींदार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसका विरोध था। कारण क्या था? पहला, असुरक्षित काश्तकारी और मनमानी बेदखली। तो मनमाने ढंग से किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा था। दूसरा है उच्च लगान और गरीबी, हाई टैक्स उनसे वसूला जा रहा था, उच्च दर पर लगान वसूली जा रही थी, जिससे कि वो लोग ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और वो लोग गरीब होते जा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। तो उसी टाइम पर
जब केरल के मालाबार तट पर जब मोपला विद्रोह हो रहा था, तो उसी समय भारत में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी साथ ही साथ चल रहा था। इसका प्रभाव भी इस आंदोलन पर, इस विद्रोह पर देखने को मिलता है। मोपला आंदोलन जो है, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन का प्रभाव भी इस पर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि ये जो इसकी शुरुआत हुई थी हाई टैक्स को लेकर के, बेदखली को लेकर के, लेकिन आगे चल कर के इस विद्रोह ने एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया। और यह जो पहले किसानों और ज़मींदारों के बीच की लड़ाई थी, उसने अब एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया और ये एक हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में सामने आया। सांप्रदायिक विद्रोह होने लगे। तो मोपला विद्रोह और दमन। अगस्त 1921 को मस्जिद में छापेमारी की अफवाह फैली। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? अली मुसलियार। तो अली मुसलियार जो थे वो मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। अगस्त 1921 को यह अफवाह फैली कि मस्जिद में छापेमारी होने वाली है। सांप्रदायिक हिंसा। आंदोलन ने हिंसक रूप लिया। हिंदुओं और अंग्रेज़ों पर हमले किए गए। दमन। ब्रिटिश सेना द्वारा क्रूर कार्रवाई की गई और वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि सेना का शासन। मार्शल लॉ लगा दिया गया केरल के मालाबार तट पर। और इसी विद्रोह के दौरान वैगन ट्रेजेडी नामक एक घटना हमें देखने को मिलती है। वैगन ट्रेजेडी जो कि नवंबर 1921 में हुआ था। इस घटना में क्या हुआ था? 100 से अधिक कैदियों को, जो किसान थे, जो मोपला किसान थे, उनको मालगाड़ी के बंद डिब्बे में ले जाया गया, जिसमें 64 की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना को हम वैगन ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका मोपला विद्रोह, जिसकी शुरुआत जो कहाँ 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर। इसकी शुरुआत हुई थी किसानों और ज़मींदारों के बीच लड़ाई। इसकी शुरुआत हुई थी किसानों और ज़मींदारों के बीच, जो कि आगे चलकर सांप्रदायिक मोड़ इसने ले लिया। और यह मुद्दा किसान और ज़मींदारों से हट करके अब हो गया हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया ये। तो ये था मोपला विद्रोह। अगला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। बारदोली कहाँ पे है? यह सूरत में है, सूरत गुजरात। बारदोली जो जगह है वो सूरत, जो कि गुजरात में, वहाँ पे। मुद्दा क्या था? मुद्दा था भू राजस्व में 30% की अनुचित वृद्धि। आर्थिक स्थिति क्या थी? कपास के दाम गिर रहे थे, लेकिन कर बढ़ाया जा रहा था। तो ये मुद्दा था कि कपास यानी कॉटन के दाम गिरने के बावजूद भी टैक्स को बढ़ाया जा रहा था, लगभग 22 से 30% तक, जिसका विरोध कर रहे थे वहाँ के किसान। और इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके किसानों की समस्या को हल करने के लिए आए थे। तो सरदार पटेल ने पूरे बारदोली को 13 छावनियों में विभाजित कर दिया और यहाँ पर अपने स्वयंसेवकों के संगठन बनाए और वहाँ पर कड़ा अनुशासन लागू किया, और इसे ही बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? जो भू राजस्व में अनुचित वृद्धि हुई थी लगभग 30% की, उसको कम करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो ये बेसिकली एक कृषक आंदोलन था, जिसके नेतृत्व करता थे सरदार पटेल और गांधी जी। बारदोली विजय और सरदार का उदय।
तो यही जो आंदोलन था, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। वहाँ के जो औरतों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इनके संघर्ष के कारण इन्होंने जो दबाव बनाया सरकार पर, उसकी वजह से उन्हें एक कमेटी का गठन करना पड़ा, जिसे हम मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन ने इसकी जांच की, स्थिति की जांच की, और उसने जो वृद्धि हुआ था लगान में उसको गलत माना। अगला है, जब्त की गई ज़मीन किसानों को वापस मिली। जो किसानों की ज़मीनें जब्त कर ली गई थी उसको वापस दे दिया गया। उपाधि, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो सरदार पटेल एक प्रोमिनेंट लीडर बन करके उभरे इस आंदोलन के बाद, बारदौली सत्याग्रह के बाद। इन्हें लोगों के बीच में ये चर्चित हुए, काफ़ी पॉपुलर हुए, लोग इन्हें जानने लगे, एक बड़े नेता के रूप में उभरे ये इस सत्याग्रह के बाद। और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग के आधार पर ही ये जो कर को 30% बढ़ाया गया था, इसे घटा करके 6.03% कर दिया गया। तो ये सरदार पटेल और गांधी जी की सफलता थी। अब ये सब बिना हिंसा का प्रयोग करके हो रहा था। तो आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। इससे रिवीजन भी आपका हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा चारों जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें। तो सबसे पहला है चंपारण, सेकंड है खेड़ा, तीसरा मोपला, चौथा है बारदौली। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी जी। इसका मुख्य कारण था तीन कटिया पद्धति, जिसमें 3/20वें हिस्से पर नील की जबरन खेती कराई जाती थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये प्रथा समाप्त हुआ और 25% जो अवैध वसूली की गई थी राजस्व, उसको वापस दे दिया गया किसान को। इसका परिणाम रिजल्ट ये हुआ। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो कि गुजरात में है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इसके नेतृत्व करता थे गांधी जी और सरदार पटेल। इसका कारण था भारी वर्षा के कारण फसल का बर्बाद होना। भारी वर्षा के कारण जो है वो फसल बर्बाद हो गया था, और उनकी जो राजस्व वसूली की जो नियम थे वो ये कहते थे कि अगर आपका उत्पादन 25% से कम है तो आप किसी भी तरीके का कर नहीं दोगे। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना और उनसे भारी मात्रा में कर वसूलना जारी रखा, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम गरीबों को टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया गया। अगला है मोपला विद्रोह। मोपला कहाँ पे? केरल में है। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। कब हुआ था? 1921 में। इसके नेता कौन थे? अली मुसलियार इसके लीडर थे। इसका कारण क्या था? काश्तकारी और खिलाफत, यानी कि जो काश्तकारी और बेदखली, उनकी ज़मीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा था, ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ ज़बरदस्ती उन्हें भारी मात्रा में उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। तो ये सारे कारण थे मोपला विद्रोह, जिसकी शुरुआत हुई थी वहाँ के जो लोकल किसान थे, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम थे, और वहाँ के जो ज़मींदार थे जो कि ज़्यादातर मुस्लिम थे। तो इनके बीच में ये झड़प शुरू हुआ था, और बाद में आगे चल करके मोपला विद्रोह ने एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को धक्का पहुंचा था। इसका परिणाम क्या हुआ? विद्रोह और दमन। सरकार ने दमन चक्र चलाया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। कई सारे लोग मारे गए इसमें, कई सारे लोगों को अंडमान जेल, सेलुलर जेल भेज दिया गया, और वहाँ पर मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया था, सेना का शासन। अगला है बारदौली सत्याग्रह 1928 में, जिसके नेतृत्व करता थे सरदार पटेल। इसका कारण था
राजस्व में 30% की वृद्धि, यानी 30% कर वृद्धि। एक तरफ जहाँ कपास का कपास के उसमें कमी आ रही थी, वहीं टैक्स में किसी भी तरह का कमी नहीं था, 30% कर में वृद्धि कर दी गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ? सरदार पटेल द्वारा जो संघर्ष किया गया उसका परिणाम ये निकला कि इस कर की वृद्धि को 30% से घटा करके 6.03% तक कर दिया गया। नीचे में एक माइंड मैप दिया हुआ आपके रिवीजन के लिए। तो ये जो भारतीय किसान आंदोलन है, इसका रूट कॉज क्या था, इसकी जड़ें कहाँ पे निहित थी? तो भारतीय किसान आंदोलन की जो जड़ें हैं वो किस में निहित थी? जो औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली थी उसमें औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली में निहित थी। इसके जड़ राजस्व वसूली प्रणाली के 3 प्रमुख प्रकार थे उस टाइम पर। पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी और थर्ड जो है वो महालवारी। स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदार बिचौलिए के रूप में काम करते थे। वो किसानों से कर वसूलते थे और अंग्रेज अधिकारी को देते थे। इस वजह जो इससे क्या हुआ कि जो बिचौलिए थे उन्होंने किसानों से अधिक मात्रा में टैक्स वसूलना शुरू किया, क्योंकि वो अपने मुनाफा कमाने के चक्कर में किसानों से तय की गई राजस्व से भी ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, जिससे उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और दयनीय होती चली गई और वो लोग कर के बोझ में दबते चले गए। सेकंड है, इसकी शुरुआत 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। सेकंड है रैयतवारी व्यवस्था। इसमें किसानों से प्रत्यक्ष रूप से कर वसूला जाता था। इसकी शुरुआत कैप्टन रीड और मुनरो ने की थी 1820 में। महलवारी व्यवस्था 1822 में इसकी शुरुआत हुई हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और महलवारी व्यवस्था में पूरे गांव का सामूहिक रूप से कर वसूला जाता था। तो भारतीय किसान आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ कि कई सारे किसान संगठन बनने लगे। अवध किसान सभा 1920 के दशक में हमें किसान सभा बनते देखते मिलते हैं। इसका प्रभाव क्या हुआ? इस आंदोलन ने, जो भारत किसान आंदोलन थे, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधार प्रदान किया। और दूसरा राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसमें कौन कौन से तरीके अपनाए गए? तो कर न देना और अहिंसक प्रदर्शन, ये तरीके अपनाए गए। गांधी जी का उदय। तो गांधी जी के आगमन से पहले किसानों के मुद्दे उठते थे, लेकिन उन्हें एक मंच, राष्ट्रीय मंच नहीं मिल पाता था। वो एक क्षेत्रीय आंदोलन तक ही सीमित हो पाते थे। लेकिन गांधी जी के आने के बाद जो किसानों के जो मुद्दे थे उनको एक राष्ट्रीय मंच गांधी जी ने प्रदान किया, जिससे कि किसानों में भी राजनैतिक जागरूकता आई, उनका भी राजनीतिकरण हुआ, उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो ये गांधी जी का रोल था। तो गांधी जी का उदय हुआ। गांधी जी ने 2 बड़े सत्याग्रह यहाँ पर किए, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। तो ये था आज का टॉपिक, भारत में किसान आंदोलन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये नोट्स, ये PDF, ये PPT चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी ये PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।